नमस्कार मित्रों, हम आपको लेकर चलते हैं पौराणिक भारत के सुनहरे इतिहास में। आज हम जानेंगे महान चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत ने अपने 9 पुत्रों को उत्तराधिकारी के परीक्षा में अयोग्य घोषित किया। तब राजा भरत ने निर्णय लिया कि राज्य उत्तराधिकार के लिए योग्य वारिस चुना जाए। राजा भरत की बात सुनकर राज्यसभा में हंगामा हो गया, परंतु विद्वान और मुनि ने समझा कि भरत का निर्णय दूरदर्शिता से अधिक मूल्यवान है। भरत ने ब्राह्मणों और ऋषियों से परामर्श लिया। ऋषियों ने उन्हें एक विशेष यज्ञ हवन करने की सलाह दी, जिससे वे एक योग्य संतान को प्राप्त कर सकें। यह यज्ञ अपराजित यज्ञ या पुत्रेष्टि यज्ञ कहलाता है। भरत ने महर्षि भारद्वाज और अन्य सिद्ध ऋषियों की उपस्थिति में यह यज्ञ संपन्न कराया। यह यज्ञ अत्यंत शक्तिशाली और शुद्ध विधियों से किया गया। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय अग्निकुंड से एक दिव्य तेज से युक्त बालक प्रकट हुआ। वह शिशु तेजस्वी, आर्य लक्षणों से युक्त और स्वर्गीय आभा से चमकता हुआ था। यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न होने के कारण उसका कोई जैविक माता पिता नहीं था। उसी समय आकाशवाणी हुई, यह बालक भरत का पुत्र है, धर्म का संरक्षक होगा और वंश की कीर्ति बढ़ाएगा। भरत ने उस बालक को भृगुक नाम दिया, जिसका अर्थ है जिसने धरती को जीत लिया है या पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने वाला। इस प्रकार भृगुक का जन्म नारी के गर्भ से नहीं, बल्कि यज्ञ अग्नि से हुआ, जिसे ही अयोनिज जन्म कहा जाता है। भारत की धार्मिक परंपराओं में अयोनिज जन्म को अत्यंत विशेष और दिव्य माना गया है, क्योंकि यह ईश्वर की इच्छा और आशीर्वाद से होता है। ऐसे व्यक्ति विशेष उद्देश्य से जन्म लेते हैं, जैसे धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश या समाज का कल्याण। उनका जीवन सांसारिक बंधनों से परे होता है और वे उच्च आत्मा के रूप में देखे जाते हैं। भृगुक भी ऐसे ही एक दिव्य आत्मा थे, जिनका जन्म कुरु वंश की रक्षा और विस्तार के लिए हुआ था। उन्होंने साबित किया कि रक्त संबंध से अधिक धर्म, नीति और गुण महत्वपूर्ण हैं। एक ऐसे युग में जब वंश परंपरा केवल संतान से जुड़ी मानी जाती थी, भृगुक ने यह दर्शाया कि सच्चा उत्तराधिकारी गुण और चरित्र से पहचाना जाता है। उनके जन्म ने कुरु वंश को आगे बढ़ाया, जिससे आगे चलकर पांडव और कौरवों जैसे पात्रों का जन्म संभव हुआ। कृ और महाभारत जैसी महान कथा की नींव रखी गई। यह बालक कुछ समय आश्रम में पला बढ़ा, वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता बना, सिद्धांत, नीति और बुद्धि। भरत ने उन्हें अपने दरबार में आमंत्रित किया। जब वह बालक राजसभा में आया, उसकी आंखों में तेज था, मुखमंडल पर शांति थी और भाव भाव में निद्रा थी। उन्होंने स्पष्ट, तर्कपूर्ण और नीतिसंगत बातों से सभा को चकित कर दिया। भारत ने एक से अनेक प्रश्न पूछे, धर्म, राजनीति, सेवा, न्याय एवं समरसता से संबंधित। हर प्रश्न का उत्तर सरल और प्रभावशाली से दिया गया। राजा भरत ने विद्वानों, मंत्रियों और प्रमुख नागरिकों की सभा में अपने उत्तराधिकारी के नाम की घोषणा की होगी। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के गुणों और क्षमताओं का उल्लेख किया होगा और यह स्पष्ट किया होगा कि क्यों वे उन्हें सिंहासन के लिए सबसे योग्य मानते हैं। उन्हें राजकुमारों की तरह शिक्षा और प्रशिक्षण दिया। भृगुक ने शीघ्र ही राजनीति, युद्धकला और धर्मशास्त्र में दक्षता हासिल कर ली। उनकी विनम्रता, न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति करुणा ने सभी का हृदय जीत लिया। युवराज के रूप में अभिषेक एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता था। उन्हें पवित्र जल से स्नान कराया जाता था और राजसी वस्त्र तथा आभूषण पहनाए जाते थे। राजा स्वयं या प्रमुख ऋषिमुनि उनके माथे पर तिलक लगाते थे, जो उनके युवराज बनने का प्रतीक होता था। भृगुक के युवराज बनने के बाद उत्तराधिकारी को धीरे धीरे शासन की जिम्मेदारियां सौंपी जाती थीं। वे राजा के साथ महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लेते थे, प्रशासनिक कार्यों में सहायता करते थे और कभी-कभी राजा की अनुपस्थिति में शासन का कार्यभार संभालते थे। इससे उन्हें वास्तविक शासन का अनुभव मिलता था और वे भविष्य के लिए तैयार होते थे। युवराज को विभिन्न अवसरों पर प्रजा से मिलने और उनकी समस्याओं को जानने का अवसर मिलता था।
इससे प्रजा और युवराज के बीच एक संबंध स्थापित होता था और प्रजा को अपने भविष्य के राजा के बारे में जानने का मौका मिलता था। एक युवराज के लिए विवाह एक महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्य होता था। विवाह न केवल वंश को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक था, बल्कि यह अन्य शक्तिशाली राज्यों और परिवारों के साथ संबंध स्थापित करने में भी सहायक होता था। युवराज के लिए पत्नी का चुनाव सावधानी पूर्वक किया जाता था। यह सुनिश्चित किया जाता था कि वधू न केवल सुंदर और सुशील हो, बल्कि अच्छे चरित्र और प्रतिष्ठित परिवार से भी हो। राजनीतिक संबंध को मजबूत करने के लिए अन्य राज्यों की राजकुमारियों से भी विवाह किए जाते थे। युवराज का विवाह एक भव्य समारोह होता था, जिसमें दूर दूर से राजा, महाराजा और गणमान्य व्यक्ति शामिल होते थे। वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न होता था, जिसमें अनेक प्रकार की रस्में और परंपराएं निभाई जाती थीं। युवराज का वैवाहिक जीवन सुखमय और कर्तव्यनिष्ठ होता था। उनकी पत्नी न केवल उनकी जीवन संगिनी होती थीं, बल्कि राज्य के कार्यों में भी उनकी सलाहकार और सहयोगी होती थीं। राजा भरत और उनके मंत्रिमंडल के सुझाव पर भृगु के विवाह के लिए योग्य वधू की खोज आरंभ हुई। अंततः उनकी दृष्टि ठहरी विदेह राज्य की परम सुंदरी और तेजस्विनी राजकुमारी सुईषा पर। सुईषा न केवल रूपवती थीं, बल्कि वे भी वेदों की ज्ञाता, न्याय में दक्ष और कला प्रेमी थीं। वे विदेह के राजा जनकेश्वर की पुत्री थीं और मिथिला की राजसभा में उन्हें भी कभी कभी राजकार्य में भाग लेने का अवसर मिलता था। भृगु और सुईषा का विवाह एक भव्य वैदिक अनुष्ठान के साथ हुआ। इसमें अनेक ऋषि, राजाओं और प्रजाजनों की उपस्थिति रही। विवाह के पश्चात दोनों ने धर्म, राज्य और प्रजा सेवा को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। भृगु के जीवन में कई घटनाएं घटी। दंडनीति का न्यायसंगत प्रयोग। एक बार राज्य में एक शक्तिशाली जमींदार ने प्रजा पर अत्याचार किए। भृगु ने उसे दंड देने में जरा भी संकोच नहीं किया, जबकि वह व्यक्ति राजा भरत का मित्र हुआ करता था। भृगु ने स्पष्ट कहा, धर्म सब पर समान है, मित्र, शत्रु या संबंधी। वनवासियों को मुख्य धारा से जोड़ना। भृगु ने राज्य के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले वनवासी समुदायों से मित्रता की और उन्हें शिक्षा, कृषि और धर्म से जोड़ा। उन्होंने राजकोष से धन खर्च कर वहां गुरुकुल स्थापित कराए, जिससे जनकल्याण हुआ। ऋषि कण्व का शाप और तपस्या। एक बार भूलवश भृगु के सैनिकों ने ऋषि कण्व के आश्रम में अतिक्रमण कर दिया। कण्व ने क्रोध में भृगु को पुत्रहीनश होने का शाप दे दिया। किंतु जब भृगु और सुईषा ने वर्षों तक कण्व आश्रम में सेवा और तप किया, तो ऋषि ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारे वंश में 4 पुत्र होंगे, जो 4 दिशाओं में धर्म का प्रचार करेंगे। भृगु का अंतिम समय। भृगु ने अपने अंतिम वर्षों में तपस्या के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान किया। सुईषा भी उनके साथ गईं। उन्होंने जीवन का अंत हिम गुफाओं में ध्यान करते हुए किया। उनके समाधिस्थल को भृगुकुंड कहा जाता है, जो आज भी एक तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। तो मित्रों, यह थी भरत और भृगु की वह अद्भुत कथा, जिसने धर्म, नीति और चरित्र का नया आदर्श स्थापित किया। अगर आपको यह दिव्य गाथा प्रेरणादायक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस पावन यात्रा को अपने मित्रों तक पहुंचाएं। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक कहानी के साथ। जय भारत, जय धर्म।